नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं बेटा एक अपने बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो एग्जाम के व्यू से देखें तो ओम का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस साल। तो देखिए, आज मैं करने वाला हूँ इसको बेटा ओम के नियम को। तो ओम के नियम का आज हम उपपत्ति भी करेंगे और ओम के नियम को देखते हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम समझने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक चालक तार होना चाहिए। चालक तार के बाद एक बैटरी होनी चाहिए। अर्थात मैं देखना चाहूँ बेटा कि अगर मैंने किसी चालक तार में, मेरे पास L लंबाई का मैंने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई कितनी बेटा N, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ठीक है, और ये कोई बिंदु X और ये कोई बिंदु Y। इन X Y बिंदु से मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल। तो माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे करके फ्लो करेंगे, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इसमें क्या रहेगी बेटा, हमने पिछली वीडियो में अपवहन वेग देखा। तो अपवहन वेग में क्या था, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो मेरे पास आती थी, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में इस तरीके से मूव करेंगे तो जो करंट होगा I इसके अपोजिट मूव करेगा। तो धारा जो I होगी वो इसके अपोजिट मूव करेगी। तो देखते हैं बेटा, क्योंकि किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका? आवेश वाहक का। तो देखते हैं बेटा, तो ओम ने ये कहा था कि किसी चालक तार की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन कब इसकी भी एक बताया था कि यदि चालक तार की लंबाई परिवर्तित ना हो, चालक तार में जो E है ये परिवर्तित ना हो, क्योंकि तो परिवर्तित कभी हो ही नहीं सकती। इसका चालक तार का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी जिंदगी में परिवर्तित नहीं होगा, तथा विश्रांति काल, ये कुछ चीजें थी जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, है ना। तो उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक राशियां, जैसे यदि किसी चालक तार की भौतिक राशियां जैसे तार, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए बेटा, फिर से एक बार हम बात करते बेटा कि ओम ने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में। तो ओम का स्टेटमेंट ये था कि अगर हम बात करें इस धारा और विभव में रिलेशन की, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? मेरे नियम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक राशियां अपरिवर्तित रहें तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर समझने वाले हैं कि मेरे पास जो V होगा वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? I के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाते हैं और कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट यहां पर आता है बेटा R I। ठीक है, तो जो R है वो क्या है? नियतांक है। क्या है ये? नियतांक है, जिसको कहते हैं बेटा क्या? प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध। एक्चुअल में प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध, रोध माने प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करना, यानी धारा के मार्ग में जो चीजें रुकावट पैदा करती हैं उन्हें कहा जाता है बेटा प्रतिरोध। ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाएगा बेटा? प्रतिरोध कहा जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास आया R बराबर एक नियतांक है जिसको मैंने कह दिया प्रतिरोध। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो क्या R बराबर मैं V/I कर सकता हूं? बताइए, R का अगर मुझे मात्रक निकालना है, R का मात्रक कितना होगा मेरे पास बेटा? V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर। इसी को कहते हैं बेटा ओम। ठीक है, क्या कहेंगे? ओम, जिसका साइन होता है बेटा ये। ठीक है, तो R का मात्रक मैंने देखा वोल्ट पर एम्पियर, जिसे कहा जाता है बेटा क्या? ओम। तो जिसका साइन होता है ये। ठीक है, तो अब देखो इसकी R के मात्रक भी, तो विमा भी जरूर होगी, R की विमा। तो R की विमा निकालेंगे तो वोल्ट की विमा कितनी होती है बेटा? ml। देखो यहां पर निकालते वोल्ट की विमा, तो V बराबर कितना होता है? W/Q। W की विमा होती है ml/2 t-2 और इसकी विमा होती है बेटा 8t। t जाएगा ऊपर -3 हो जाएगा, अर्थात
में बन गया मेरे पास Ml2T-3 A-1 V की विमा। तो मेरे पास V की विमा कितनी आएगी Ml2T-3 A-1 बटे एम्पियर की कितनी आएगी A। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास विमा आएगी किसकी Ml2T-3 और A-2। ये आगे मेरे पास किसकी प्रतिरोध की विमा। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध की विमा है। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है बेटा कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध की विमा है। तो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से सिर्फ एक करेक्ट होगा, वही तुमको टिक करना है। ठीक है, तो याद रख देना। अब आगे करने वाले हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। देखना बेटा बहुत ध्यान से, हेडिंग बना रहा हूं बेटा ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उपपत्ति। ठीक है, ओम के नियम की उत्पत्ति। तो देखो ओम के नियम की उत्पत्ति करते हैं। तो देखो ओम के नियम की उत्पत्ति करने से पहले हमको पता है बेटा कि मेरे पास अपवहन वेग तथा धारा में संबंध क्या था कि I बराबर N E A V सफिक्स में भी हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं हम? इतना जानते हैं कि मेरे पास I बराबर होता है N E A V D के बराबर होता है। I बराबर कितना होता है N E A V D। तो मेरे पास आया I बराबर N E A V D। तो देखो अब हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा V D बराबर I अपॉन N E A। V D बराबर V D बराबर I अपॉन N E A। क्या मैं अपवहन वेग का सूत्र जानता हूँ बेटा? इसको भी जानता हूँ, माइनस के E अपॉन M इंटू टाउ बार, माइनस के E अपॉन M इंटू टाउ बार। अगर मुझे E को पॉजिटिव लेना है तो इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव लगा दूंगा। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है मेरे पास V D इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका परिमाण मुझे लेना है तो कितना आएगा बेटा E अपॉन M इंटू टाउ बार। ठीक है, क्या इस वाले मान को उठाकर मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है बेटा। तो देखिए कितना आएगा E अपॉन M इंटू टाउ बार इक्वल टू I अपॉन NEA। ठीक है, इक्वल टू टाउ अपॉन NEA। तो मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा? मेरे पास I का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा M इंटू I अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ बार। इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो MI होगा। अब जो मेरे पास E की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ये बट्टे में चला जाएगा इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। तो मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ एक और रिलेशन जानता हूँ मैंने इतना दिया। एक रिलेशन फिर से जानता हूँ मैं। एक रिलेशन ये होता है कि मेरे पास E होता है वो dV ओवर dr था, dV ओवर dr विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता से मेरे पास कितना आया था dV ओवर dr। तो यानी अगर मुझे देखना है यहाँ पर क्या है, लंबाई कितनी है L, दोनों सिरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है L, विभव कितना है V। तो देखो यहाँ पर करने वाले हैं तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ V अपॉन L। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी वाले फॉर्मूले से मैंने बना के किया है ये क्योंकि क्या साइन मैंने लगाया बेटा। तो E इक्वल टू डी बटे डी आर। अब E इक्वल टू कितना आएगा V अपॉन L। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ बेटा? V अपॉन L इक्वल टू MI अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ बार। बोलिए, ठीक है यहाँ तक? तो मेरे पास आया V अपॉन L बराबर MI अपॉन NE स्क्वायर A टाउ बार। तो देखो मेरे पास कितना आएगा बेटा? V बराबर MLI अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ बार। बताइए, ये चीज समझ में आई? बस इतना अगर समझ में आ गया तो हो गया क्वेश्चन ये। अब हो गया। अब देखो यहाँ से आगे मैं करने वाला हूँ, देखो यूज करता हूँ लैड मार्कर। देखना मेरे पास आया V बराबर MLI अपॉन NE स्क्वायर A टाउ बार। टाउ बार क्या होता है? औसत विश्रांति काल। टाउ बार क्या है? औसत विश्रांति काल। N क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। L क्या है? चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो मैंने देखा बेटा कि मेरे पास ML, ब्लैक से लिखूंगा, मेरे पास आने वाला बेटा
ml/ne² a टाउ बार। ये कैसा रहेगा? अपरिवर्तित, यानी कि कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चेंज कर नहीं सकते, चालक तार की लंबाई चेंज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूम चेंज कर नहीं सकते, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज कर नहीं सकते, टाउ औसत विश्रांति काल सबका मैंने देख लिया बेटा, तो इसको भी परिवर्तित कर नहीं सकते। तो ये सारी सारी भौतिक राशियां कैसे रहेंगी? कांस्टेंट, अर्थात नियत रहने वाली है। ये कैसे रहने वाली बेटा? नियत रहने वाली है। अब जब हमने बताया था कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, अब जब फिर से कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो देखो बेटा, हम यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो जब मैंने मेरे पास इतना ये सब कुछ हटे गया तो कितना बचेगा बेटा? आई बचेगा। तो प्रोपोर्शनल आई, क्या यही तो प्रोपोर्शनल का नियम, ओम का नियम था। देखो बेटा, वी प्रोपोर्शनल आई और निकल के क्या है बेटा? वी प्रोपोर्शनल आई। तो ये ओम की नियम की उपपत्ति है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, आर आई लेते थे कि नहीं? तुलना करेंगे तो आर लेते थे, अर्थात मैं इस वाले समीकरण की और इस वाले समीकरण से, जैसे मैं इसको कहता समीकरण नंबर 1, इसको कहता समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा? तुलना करने पर जब मैंने इसकी तुलना की, आर बराबर मुझे मिला कितना बेटा? ml/ne² a टाउ बार। बताइए प्रतिरोध का सूत्र कितना आया? ml/ne² a टाउ बार। ये वाली बात समझ में आई? बताइए। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो m क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है? चालक तार की लंबाई, N क्या है? एकांक द्रव्यमान में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। टाउ बार क्या है? औसत विश्रांति काल, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैंने लिख दिया। ये आई तुमको पता है करंट है, वी तुमको पता है वोल्टेज है, विभव है, आर तुमको पता है प्रतिरोध है, मैंने इधर लिख दिया है। कोई दिक्कत? अब देखो, जब मेरे पास दो प्रोपोर्शनल साइन होते हैं, जब मेरे पास दो प्रोपोर्शनल साइन होते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इस स्थिति में मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आता है। अगर मैं इस ग्राफ को बनाना चाहूँ तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैंने कहा ये इधर आई बढ़ रहा है, इधर आई बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ रहा है बेटा? जब एक तरफ आई बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा? अरे नालायक को बोलो रे, कहाँ जा रहा है बार बार घूम घूम के? ठीक है, इधर बढ़ रहा है आई, तो इधर बढ़ेगा कौन बेटा? बी। इधर आई, इधर बढ़ेगा कौन बेटा? बी। आई और बी समझ में आया? अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूँगा तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आई भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है तो मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरीके से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सही है कि नहीं? ग्राफ मेरे पास कैसे चलेगा? एक सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में चलेगा तो मैंने मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? अगर मैं इसको ऐसे इस पॉइंट तक देखना चाहूँ तो यहाँ पर कलांतर कितना आएगा? कलांतर tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या रहेगा? थीटा के ठीक सामने की भुजा, ये v है तो डेफिनेटली ये भी v होगी। तो tan थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा? v। आधार कितना बेटा? ये i की डायरेक्शन है तो यहाँ पर कर दूँ i, तो थीटा इक्वल टू कितना आता है बेटा? tan इनवर्स v अपॉन i, tan इनवर्स v अपॉन i। बताइए क्या तुम्हारी बात ये समझ में आई? क्या आपकी बात ये समझ में आई? तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया ओम का नियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चीज़ों को और सॉल्व करने की। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक के लिए देखो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, ठीक है। तब तक देखो अगला टॉपिक है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकता। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, इसी को कहते हैं बेटा प्रतिरोधकता।
तो देखो प्रतिरोधकता की बात करें तो जो मेरे पास फिर से वही चालकता है, जैसे मेरे पास कोई एक चालकता आ रहा है बेटा, वही ये चालकता जिसकी लंबाई कितनी बेटा L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना बेटा A। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध, किसकी बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं बेटा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, क्या कहेंगे इसको, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता मेरे पास जो होती है उसको डिनोट करते हैं बेटा रो से। ठीक, तो इस स्थिति में यहां पर एक चालक तार में देखा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए चालक तार में देखा गया कि चालक तार का जो प्रतिरोधता, चालक तार का जो प्रतिरोधता वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती था। अगर लंबाई बढ़ती तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता। दूसरी बात देखी कि जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, अगर एरिया बढ़ा दिया मैंने, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध घट जाता था। ठीक है, अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो प्रतिरोध घट रहा था, अगर लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ रहा था। तो इन दोनों के सिद्धांत पर देखा गया कि जो R था वो प्रोपोर्शनल था A के, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल A। ठीक है, तो जो मेरे पास यहां से देखा गया कि जो R था वो प्रोपोर्शनल था L के और व्युत्क्रमानुपाती था बेटा किसके, A की। तो मैंने देखा बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो यहाँ से R देखना चाहूंगा, प्रोपोर्शनल उठाऊंगा, कोई कांस्टेंट लूंगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर लिया जाता है बेटा रो। क्या लेते हैं बेटा, रो, है ना, रो L अपॉन A। क्या मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, RA बराबर रो इंटू L। तो रो बराबर मेरे पास कितना आएगा, RA अपॉन L। कोई तकलीफ ना होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध जो आता है, जो मेरे पास यहां पे मैंने लिया कि रो क्या है, यहां एक नियतांक है, क्या है, नियतांक, जिसको कहते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसी चीज को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक, तो हमने देखा बेटा कि जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, ये आगे बढ़ते बेटा, देखिए आगे जब हम बढ़े तो हमने पाया चालकता को, तो मेरे पास चालकता भी थी। अब जो चालकता थी ये और ज्यादा खतरनाक व्यक्ति की प्रजाति की थी। तो यहां पर देखा गया बेटा कि जो चालकता है, चालकता को करते बेटा सिग्मा से प्रदर्शित, किससे, सिग्मा से। तो जो मेरे पास सिग्मा था वो बराबर रो हो रहा था, अर्थात कि जहां पर अगर मैं देखना चाहूं तो इनकी चालकता प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर तो कम हो रही थी, चालकता लंबाई बढ़ाने पर तो कम हो रही थी, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिक हो रही। अर्थात यहां पर जस्ट उल्टा था इसका, चालकता जस्ट अपोजिट थी कि लंबाई बढ़ाने पर बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ाने पर घट रही थी और क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ रही थी। तो यानी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती थी, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती था, और दूसरे में लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हमने कहा कि जो मेरे पास चालकता है वो प्रतिरोधकता की जस्ट अपोजिट थी, तो चालकता प्रतिरोधकता की उल्टी थी, तो हम लगाएंगे बेटा सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास, RA अपॉन L, L जाएगा ऊपर, तो रो बराबर कितना आएगा, L अपॉन RA। बताइए कोई किसी को दिक्कत कैसी भी आई हो तो मुझे बता दे बेटा। यहां तक समझ में आया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इनके मात्रक में देखने वाला, यहाँ पर मात्रक और विमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो जब इसके लिए मात्रक की बात करूं तो देखो मात्रक कितना है, सबसे पहले मैं इसका मात्रक देखूं, रो का मात्रक, सिग्मा का मात्रक। एक चीज याद रखना, ऐसे तुमको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि जब इसका मुंह उल्टा हो यानी नीचे की ओर हो, कुछ इस तरीके से बनाते हैं रो, तो नीचे उल्टा है ये सीधे, तो जब इसका सीधा मुंह तो सीधी रेली RA अपॉन L, अगर इसका उल्टा मुंह तो उल्टी रेली L अपॉन R। ठीक, कुछ इस तरीके से ये तरीका है याद रखने का, तो तुम अपने आप देख लेना, जो भी अपना बेटर लगे उसको करना। तो रो का मात्रक देखते हैं, L का मात्रक बेटा मीटर, R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रो का मात्रक कितना आएगा बेटा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब देखो ये जो ओम इनवर्स है इसी को बोलते हैं साइमन। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइमन, साइमन बोल देते हैं, या
और इसको जस्ट मोव बोल देते हैं, मोव। तो रो का मात्रक जो है इसको बोल सकते हैं बेटा MHO पर मीटर, मोव पर मीटर। इसके लिए बात करेंगे क्या बेटा, मोव पर मीटर। अभी हमने देखा इसकी विमा देखने वाले हैं, इसकी विमा, किसकी, रो की विमा। तो रो की विमा देखेंगे, तो रो की विमा अभी हमने देखी बेटा, एल की विमा कितनी आएगी, मीटर। एल की विमा कितनी होगी, मीटर। एल की विमा, विमा सॉरी, विमा क्या आएगी, मीटर की विमा एल। आर की विमा अभी हमने जस्ट देखी थी, प्रतिरोध की विमा कितनी थी, ML2T-3 और A-2। अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे उनके नियम में देखी थी हमने कि जो रो की विमा होगी वो मीटर की जो एल हो जाएगी, आर की मिलेगी ML2T-3 A-2। अब देखो मेरे पास दूसरा क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L2 ये हो जाएगा। अब देखो एक एल से एल कम हो जाएगा, एल एक बचा और L3 ये हो गया। अगर इसकी विमा देखनी है बेटा तो कितना आया, m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हुआ, L3 हो गया ऊपर जाएगा तो L-3 हो गया, T ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी विमा कितनी आएगी बेटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझे पता है कि अब मेरे पास सिग्मा एंड रो दोनों कैसे बेटा, एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जो रो की विमा रही होगी तो उसकी जस्ट अपोजिट। अब देखो मुझे इसका मात्रक देखना है, तो 1/, चालकता का मात्रक, बोलो सही है कि नहीं, तो 1/, चालकता का मात्रक कितना है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, कितना है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगी तो रो का मात्रक कितना आएगा, ओम ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और एम ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रो का मात्रक कितना आया, ओम इंटू मीटर। अब रो की विमा देखेंगे, अर्थात 1/, चालकता की विमा, ठीक है। तो देखो रो की विमा देखने के लिए हमारे पास कितना है, 1/, इधर करते हैं, दिख रहा है, हो जाएगा। रो की विमा देखते हैं, देखो 1/, चालकता की विमा कितनी है मेरे पास, M-1, L-3, T3, A-2, A2 सॉरी, A2 ये है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रो की विमा क्या आएगी मेरे पास, ML3, T-3 और A-2, ठीक है। तो ये किसकी आ गई विमा बेटा, रो की विमा आ गई, ठीक। तो मैंने देखा बेटा यहाँ पर चालकता और प्रतिरोधकता को। क्या आपको ये बात समझ में आई, बताइए, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है बेटा, अब इतना समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं बेटा। तो मेरे पास टॉपिक है बेटा, टॉपिक है प्रतिरोध की ताप निर्भरता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता। इस प्रतिरोध की ताप निर्भरता में देखते हैं बेटा मेरे पास कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास डेल्टा आर प्रतिरोध में हुए अंतर है, डेल्टा आर क्या है मेरे पास, प्रतिरोध में हुआ अंतर। जब किसी भी टेम्परेचर पर हम ताप, मतलब जैसे मेरे पास एक रूम टेम्परेचर है, आपने देखा होगा कि धूप में पड़ी हुई डोरियां कुछ समय बाद पिघलने लग जाती है, क्योंकि एक तो अंदर से तापमान बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि धारा बहेगी तो टेम्परेचर बढ़ना होगा, और ऊपर से तापमान, तो दोनों टेम्परेचर मिलते हैं तो पिघलने लग जाएगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ देखने वाले हैं, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है बेटा। यहाँ देखना कि अगर मेरे पास डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के। आर नॉट है मेरे पास प्रारंभिक प्रतिरोध, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक प्रतिरोध, आर नॉट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध, और डेल्टा आर क्या है कि टी ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध में हुआ है परिवर्तन, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा सारी की सारी कि, और मेरे पास ये डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल होता है टी नॉट के, ठीक है। तो जितना ताप मैंने बढ़ाया उसके भी प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डेल्टा टी के, डेल्टा टी के। तो जो डेल्टा आर है वो क्या रहेगा, है ना। अब यहाँ पर समझते हैं बेटा, डेल्टा आर, समीकरण 1 कहते हैं इसको, समीकरण 2 कहते हैं इसको। डेल्टा आर क्या है
कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में हुआ अंतर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में हुआ अंतर डेल्टा, ठीक है। और आर नॉट क्या है? प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है। और ये क्या बेटा? डेल्टा टी तापांतर, ताप में हुआ अंतर, ठीक है, ताप में हुआ अंतर। अब मैंने इसको देखा बेटा, डेल्टा आर मेरे पास रहेगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा आर नॉट डेल्टा, ठीक है। क्या मैं समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से कर सकता हूँ? डेल्टा आर इक्वल टू मेरे पास रहेगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा, आर नॉट डेल्टा टी। अब देखिए, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहां पर कांस्टेंट लिया था बेटा अल्फा, आर नॉट डेल्टा टी, तो यहां पर ये क्या है? अल्फा है। अल्फा, ठीक, ठीक है, अल्फा है। तो यानी मैंने क्या लिया बेटा? अल्फा। अल्फा क्या है? ताप गुणांक। ताप क्या बेटा? ताप गुणांक। ये क्या? नियतांक है, ऐसे लिखिए। अल्फा क्या है यहाँ पर? नियतांक, नियतांक है, जिसे कहेंगे बेटा ताप गुणांक, ठीक है, ताप गुणांक। तो देखिए यहाँ से डेल्टा आर इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा? कुछ नहीं कर, हम यहाँ पर डेल्टा आर जो मेरे पास होगा वो होगा कितना? आर प्लस डेल्टा आर माइनस, ऐसे अंतिम आर माइनस आर नॉट। बाद में मेरे टी टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरे पास आर टी प्राप्त हुआ, है ना। और मेरे पास जो प्रतिरोध इनिशियल था, यानी अंतिम मेरे पास प्रतिरोध कितना हुआ? आर टी, और प्रारंभिक कितना था मेरे पास? आर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास अंतिम आर टी, प्रारंभिक आर लगाऊंगा बेटा, तो डेल्टा आर इक्वल, डेल्टा आर की जगह लगाऊंगा इसको बेटा, कितना आएगा? आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा टी। इस आर नॉट को उधर ले जाऊंगा तो आर टी इक्वल टू कितना आएगा? अल्फा इंटू आर नॉट डेल्टा टी। तो आर टी इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा? प्लस आर नॉट दोनों से कॉमन हो जाएगा तो मेरे पास आएगा अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, ठीक है। आर टी मेरे पास कितना आया? आगे मैं बढ़ूंगा यार, आगे मैं बढ़ूंगा, देखिए बेटा, रेड मार्कर से लिखूंगा। तो आर टी मेरे पास कितना आएगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर सकता हूं। अब डेल्टा टी कितना होगा मेरे पास? टी माइनस टी नॉट, कितना? टी माइनस टी नॉट। तो आर टी इक्वल टू कितना आएगा? आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसको मैंने अगर कहते हैं समीकरण नंबर 3, देखो 1 2 वो है समीकरण, मैंने 3 इसको कह दिया। देखो फिर से कौन है, मैंने कह बार तो यूज किया समीकरण 3 से ताप गुणांक ज्ञात करना। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा समीकरण 3 से? डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी। तो देखो ये, तो अल्फा इक्वल टू मैं निकालना चाहूंगा तो ये कितना है बेटा मेरे पास? आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट कितना आएगा? टी माइनस टी नॉट। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास ताप गुणांक। ताप गुणांक का सूत्र ये रहा, जितना टेम्परेचर मैंने बढ़ गया, बढ़ने के बाद जो टेम्परेचर होगा अंतिम वो ये रहा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास रखते हैं इतनी। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना भूल गया बेटा, तो जो मेरे पास अल्फा है इसका ओम होगा, मात्रा कितना होगा? आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट का ओम, इसका भी कितना होगा? ओम। तो ओम से ओम कट जाएगा, बचेगा कितना? प्रति डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास जो इस अल्फा का मात्रक है, मात्रक क्या रहेगा? प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। तो ये मेरे पास आया कुछ ये इंटरफेस, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए।
हो गया होता है। तो आज हमने कंप्लीट किए बेटा कितने टॉपिक, पहला टॉपिक ओम का नियम, फिर ओम के नियम की उत्पत्ति, फिर प्रतिरोधकता और चालकता, और हमने लास्ट में देख लिया बेटा क्या, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता। बस अगर तुमको ये बाद में कुछ इस तरीके से दे दे कि प्रतिरोधकता पर ताप निर्भरता, प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता, तो बस आर की जगह कर देना बेटा, आर टी की जगह कितना करोगे, रो टी, ठीक है, और आर नोट की जगह कितना करोगे, रो नोट। बस सब कुछ वही रहेगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, क्योंकि मेरे पास रो टी इक्वल टू आएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अल्फा देखना है मुझे, तो कितना आएगा, रो टी माइनस रो नॉट बट्टी रो नॉट टी माइनस टी नॉट, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा ये, ठीक। तो ये हो जाएगा कब, जब हमको प्रतिरोधकता का टर्म दे। यहाँ पर हमको दिया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध के टर्म में, प्रतिरोधकता का है तो प्रतिरोधकता के टर्म में, ठीक है। चालकता का है तो चालकता का 1 होता है ना, तो हर जगह 1 करते जाओगे, ठीक है। मतलब रो की जगह 1 सिग्मा लगाते जाओगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, चालकता बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने देखा, तो हमने आज 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ओम का नियम, ओम के नियम की उत्पत्ति, प्रतिरोधकता, चालकता तथा प्रतिरोध की ताप निर्भरता और प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता, तो 4-5 हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप देखिएगा ये चैनल, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। मुझे पता है आप याद करते हो भूल जाते होगे, लेकिन चीज़ों को और तैयार करो, तब तक पढ़ते रहो जब तक एकदम मन कंप्लीटली एकदम अंदर से एनर्जी मिले कि हाँ मुझे तो पूरा आता है कंप्लीटली, कहीं से भी कोई क्वेश्चन कर, यानी बेटा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे को आता सब कुछ है, लेकिन सामने वाले ने कुछ पूछ लिया तो कुछ नहीं, वो भूल जाता, भटक जाता, ठीक है। तो भटकना नहीं है, ठीक है, एक भटकना नहीं है, तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, ठीक है। तो अगर कंटेंट पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, सेशन लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया करो, कभी कभी कुछ भी है, कमेंट करने में तुम्हारा कहा जाता है, बताइए। आप हमारी कमियों को बताएंगे तो मुझको पता तो चलेगा आप एक्चुअल में मैं ये गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय बाय।